सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक जमीन थी, जिस जमीन की कोशिश थी कि उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द किया जाए। कुछ अधिकारी थे जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाए। एक फरियाद थी जो हमारे पास पहुंची, जिसके बाद हमने उस जमीन का इतिहास निकालना शुरू किया, उस अधिकारी का इतिहास निकालना शुरू किया, और जो सामने आया वो अब आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। तो एक बार फिर से न्यूज 11 भारत आवाम की आवाज बना है, क्योंकि विष्णु अग्रवाल के जमीन की डीड अब खारिज नहीं होगी। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नामकुम के पुगड़ू मौजा में यह जमीन स्थित है, जिसका खाता संख्या 93। अब हम आपको एक बहुत बड़ी खबर इससे जुड़ी दिखाने वाले हैं। बहुत बड़ा सवाल भी है। यह सवाल नामकुम के सीओ से है। तो एक बार फिर से न्यूज 11 भारत आवाम की आवाज बना है, जहां पर अब विष्णु अग्रवाल के जमीन की डीड खारिज नहीं होगी। नामकुम के पुगड़ू मौजा में स्थित है यह जमीन विष्णु अग्रवाल की, और जमीन का कुल रकबा है 9 एकड़ 30 डिसमिल। नामकुम सीओ ने इस जमीन का म्यूटेशन लटका रखा था। पहले जो जमीन खास महाल नहीं थी, अचानक सीओ ने उसे क्यों खास महाल बताया। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से सीओ ने क्या 2 करोड़ रुपए मांगे थे? 2 करोड़ रुपए का सच आखिर क्या है? नामकुम अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आखिर इस 2 करोड़ रुपए का खेल क्या है? क्या नामकुम की सीओ साहिबा शुभ्रा रानी ये समझा सकती हैं? नामकुम सीओ शुभ्रा रानी भ्रष्टाचारियों की सरगना है क्या? भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं नामकुम अंचल में। 1 नंबर के डीड पर 2 अलग अलग दावेदारों का दाखिला खारिज हो जाता है। और अगर हम यहां पर खबर दिखाते हैं तो बाकायदा पुख्ता प्रमाण के साथ दिखाते हैं। एक एक करके सीओ साहिबा हम ऐसे ऐसे प्रमाण आपके सामने रखेंगे, दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि सीओ साहिबा कैसे सारा खेल खेलती थी, किस तरीके से आदान और प्रदान होता था, तोहफे किस तरीके से लिए जाते थे। बाकायदा सबूत के साथ हम एक एक करके सारा भंडाफोड़ करेंगे। सारे तह तक पहुंच करके सारे मामले का हम खुलासा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, जो सबूतों के साथ एक एक करके हम खुलासे करते जाएंगे। चलिए, तो जाहिर सी बात है, नामकुम अंचल का मामला दिखा रहे हैं। अब आपको हम एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, और उस चिट्ठी को एक बार आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको बताता हूं इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। प्रेषक हैं इसके अंचल अधिकारी नामकुम, यानी कि शुभ्रा रानी जी। ये भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खास महल पदाधिकारी रांची को लिखी गई है। इसका विषय है मौजा पुगड़ू, खाता संख्या 93, प्लॉट नंबर 543, 544, 545, 546, 547, जिसका कुल रकबा 9 एकड़ 30 डिसमिल है। इस भूमि को खास महल सूची में दर्ज करने के लिए यह चिट्ठी अंचलाधिकारी ने लिखी थी। इस चिट्ठी को समझिए। इस चिट्ठी के ऊपरी राइट कॉर्नर में, मेरे दाहिनी साइड में आप देखेंगे, पत्रांक लिखा हुआ, और उसके बगल में दिनांक लिखा हुआ है 10/12/2019। यानी यह चिट्ठी 10/12/2019 को लिखी गई। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यह चिट्ठी असल में लिखी गई 10/12/2020 को। अब आपको हम इस चिट्ठी का मजमून समझाते हैं। इसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि नामांतरण वाद संख्या 4521/2019-20 श्री विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा उपर्युक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। यानी कि विष्णु अग्रवाल ने इस जमीन के नामांतरण के लिए एप्लीकेशन दिया है। आवेदित भूमि सर्वे खतियान में मौलवी जहीरुद्दीन वल्द मोहम्मद गनी कौम मुसलमान के नाम से दर्ज है। इस पर ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदित भूमि सर्वे खतियान, यानी कि यह खतियानी जमीन है। यहां पर तीसरी लाइन में यह लिखा गया है, और उसके बावजूद फिर से इसे कहा जाता है कि यह खास महाल की जमीन है। इस एप्लीकेशन का मजमून यही है कि इसे खास महाल घोषित किया जाए, और जबकि इसकी तीसरी लाइन में कहा गया है कि यह खतियानी जमीन है।
चलिए, यह भी बात समझ में आती है। इसके बाद फिर एक और बात हम आपको बताते हैं कि 3 मई 2019 में एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें शुभ्रा रानी, हमारी माननीय नामकुम अंचलाधिकारी के एक सिग्नेचर होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यह जमीन खास महल की नहीं है। अचानक 9 तारीख को रात में, जैसा हम आप सोते हैं नॉर्मली, शुभ्रा रानी जी भी सोती हैं, सपने में पता नहीं क्या देखती हैं और अचानक अगली सुबह यह जमीन खास महल करने का वो नोटिस देती हैं, वो बाकायदा एप्लीकेशन देती हैं कि भाई ये जमीन तो खास महल है। अब सपने में उन्होंने क्या देखा ये तो हम नहीं बता सकते, ये उन्हें ही बताना चाहिए। लेकिन जो जमीन 2019 में खास महल नहीं होती है, वो अचानक से कैसे खास महल होने लगती है? सवाल यह भी है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 2 करोड़ रुपए इस जमीन के लिए मांगे गए थे व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से। चलिए, आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम आकाश का रुख करते हैं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। आकाश, सीधी सी बात है, मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूं, बहुत मुंहफट किस्म का आदमी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ्रा रानी जी 9 तारीख को सोई, 10 तारीख को उन्हें 9 तारीख की रात में सपना आया कि यह जमीन खास महल है, शायद उनसे गलती हो गई है, उन्होंने जो मई में चिट्ठी जारी की है वो गलत है। क्या ऐसा हुआ है? या फिर विष्णु अग्रवाल जी सपने में आकर के बोल गए कि भाई हम तो पैसे नहीं देंगे जो 2 करोड़ रुपए आप मांग रही हैं, तो आप इस जमीन में जो करना कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको खास महल करवा देती हूँ। छू मंतर। आकाश जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि जो जमीन मई 2019 में खास महल की नहीं है, ऐसा बताया जाता है सीओ नामकुम के स्तर से, और वही जमीन उसी साल, यदि उनके पत्र को सही मान लिया जाए, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो पत्र मौजूदा जो पत्र है जो 10/12/2019 की तिथि अंकित है, वो 10/12/2020 की तिथि को लिखी गई है और उसे बैक डेटेड दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उनकी बात में यदि सही मान लिया जाता है कि यह 10/12/2019 का ही पत्र है, जिसका पत्रांक संख्या 4870 है, यदि इसे सही मान लिया जाए तो मई महीने से दिसंबर महीना आते आते एक ज़मीन जो पहले खास महल की नहीं होती है, वह किस तरह से खास महल की हो जाती है और कैसे खास महल की सूची में उसे शामिल करने के लिए अनुशंसा कर दिया जाता है। यह प्रश्न जो है बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न है और इसका उत्तर आना चाहिए। हालांकि इसका उत्तर अधिकारियों के स्तर से ही आ सकता है, लेकिन अधिकारी चूंकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इतनी समझ सभी को है कि जो ज़मीन मई के महीने में खास महल की नहीं होती है, उसी साल दिसंबर के महीने में वह खास महल की नहीं हो सकती है। और यदि खास महल की ज़मीन थी भी, मान लिया जाए कि उन्होंने जिस आशीष कुमार गांगुली के लीज का वर्णन किया है, यदि इसे सही भी मान लिया जाए, कुछ क्षण के लिए इसे सही मान लिया जाए, तो झारखंड सरकार ने 2011, 2015 और 2019 में 3 बार खास महल के भूमि की सूची जो सार्वजनिक की, उसका प्रकाशन कराया। इस तीनों ही सूची में कहीं भी जमीन को खास महल का नहीं बताया गया है। तो ये, जबकि विष्णु अग्रवाल ने जमीन की खरीदारी करने से पहले ही तमाम तथ्यों की जानकारी ले ली थी कि जमीन का दाखिल खारिज किसके नाम से है, पंजी 2 में जमीन किसके नाम से है, इसका लगान बाकायदा कट रहा है या नहीं, ये सारी जानकारी लेने के अलावा उन्होंने, चूंकि व्यवसायी हैं, काफ़ी समझदार व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने एक एहतियाती कदम उठाते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए भू अर्जन कार्यालय से भी एक पत्र प्राप्त किया, जानकारी मांगी कि जिस जमीन की खरीद वह करने जा रहे हैं वह जमीन किस तरह की है, किस नेचर की है, भू अर्जन द्वारा अधिग्रहित की गई है या नहीं। इन तमाम तथ्यों की उन्होंने बाकायदा जमीन की खरीदारी करने से पहले छानबीन की और इसी सूचना का अधिकार अधिनियम के कानून के तहत ही उन्हें जानकारी दी गई कि उपर्युक्त जमीन, प्रश्नगत भूमि जो है भू अर्जन कार्यालय द्वारा अब तक कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सरकारी काम के लिए अधिग्रहित नहीं की गई है, न यह वन भूमि है, न यह खास महल की ज़मीन है। खास महल पर खास जोर दिया गया है, इसलिए इस ज़मीन को, ये ज़मीन जो है खरीद बिक्री के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो इसे खरीद सकता है। तब जाकर के उन्होंने ज़मीन की खरीद की और म्यूटेशन कराने जब वो पहुंचते हैं तो पहली बार तो बिल्कुल सही था सीओ का स्टेप की, क्योंकि उस समय अब दिवंगत हो चुके अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह ने एक सिविल वाद दायर कर रखा था इस प्रश्नगत जमीन को लेकर के, तो इसका हवाला देते हुए सीओ नामकुम ने म्यूटेशन नहीं किया। एक सवाल ये बनता है जी, विष्णु अग्रवाल एक व्यवसायी हैं और रांची के जाने माने व्यवसायी हैं, अगर उन्हें इतने नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं
जिसमें कि यह कहा जाता है कि विष्णु अग्रवाल तो थोड़ी बहुत पहुंच रखते हैं, अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, कि जो भी है, लेकिन अगर कोई आम आदमी हो विष्णु अग्रवाल की जगह तो उसका क्या हश्र हो। मैं तो ये सोच रहा हूं, पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके वो 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन खरीदता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जी अभिषेक, देखिए हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, जो एक सिर छुपाने को अपना कहने योग्य एक छत हो, जिसके अंदर वह अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। और इसीलिए व्यक्ति पाई पाई जोड़ करके कुछ धन इकट्ठा करता है ताकि जमीन का एक टुकड़ा खरीद कर वहाँ अपना आशियाना बना सके, क्योंकि रांची में ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं और सभी लोग यहाँ अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो लेकिन जिस तरह से मामले को विभिन्न प्रकार की पेचीदगियों में फंसाया जाता है, निश्चित तौर पर आम आदमी का अपना घर का यह सपना जो है कहीं न कहीं चकनाचूर हो जाता है। आप अकेले नामकुम अंचल की ही बात कर लें तो यहाँ म्यूटेशन के 1699 मामले लंबित है। ये लगभग कह सकते हैं कि 1700 मामलों का लंबित होना बहुत ही चिंता की बात है। इस बाबत भू राजस्व विभाग ने भी तमाम उपायुक्तों को पत्राचार कर लिखा है कि यदि ऐसे मामले लटकाए जा रहे हैं तो यह घोर लापरवाही है या फिर बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसे मामले लटकाए न जाएं। यदि 25 और नियमतः 25 दिनों के अंदर कोई भी जमीन यदि दाखिल खारिज के लिए जाता है तो उसका दाखिल खारिज या तो कर दिया जाता है या फिर कारण बताते हुए कि अमुक कारण से आपके दाखिल खारिज वाद को रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। तब संबंधित व्यक्ति ऊपर के अधिकारियों के पास अपील दायर करता है। लेकिन यहाँ कई ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जो 30 दिनों से भी अधिक लंबे समय से लंबित हैं। आपको बता दें कि नामकुम अंचल में फर्जी दाखिल खारिज के 20 मामले हैं जिनकी जांच चल रही है। इस बाबत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्ट कार्य संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का ही एक सेल डीड नंबर होता है, एक सेल डीड नंबर का उल्लेख किया जाता है जो कि सिल्ली जो कि अलग अंचल है, वहाँ की एक बस्ती है हजाम, वहाँ के रहने वाले झुमुकलाल कोयरी के नाम से वह डीड जारी है। लेकिन उसी नंबर पर, उसी डीड नंबर पर पहली बार हरिहर मिस्त्री के नाम से 1 एकड़ जमीन जो बरगावा मौजा, नामकुम अंचल के बरगावा मौजा में स्थित है, उसका दाखिल खारिज कर दिया जाता है। दोबारा उसी सेल डीड नंबर पर एक दूसरा व्यक्ति बंटी लोहार दावेदार बनकर सामने आता है और वह भी फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाते हुए अपना दाखिल खारिज करा लेता है। तो जब सारी चीजें ऑनलाइन है, इसके बावजूद यदि अधिकारियों की नजर इस पर नहीं जाती है तो यह तो घोर लापरवाही है, या फिर नजर गई तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है जी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक ही सेल डीड वाले एक ही नंबर वाले 2 डीड को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया। तो ये समझा जा सकता है। अच्छा, सबसे एक और सवाल है आकाश, एक और सवाल है। देखिए, एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या ऐसे अंचलाधिकारियों के संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? कितनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, कितनी घोषित है, कितनी अघोषित है? मुख्यमंत्री को बाकायदा इसमें पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इसमें पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए। तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है साफ तौर पर। जी देखिए, सरकार ने ऐसी नियमावली बना दी है कि हर सरकारी अधिकारी को अपनी संपत्ति से संबंधित ब्यौरा उसको उपलब्ध कराना है, उसे सार्वजनिक करना है, उसे पोर्टल पर डालना है। लेकिन सरकार शायद यह मानकर चलती है कि अधिकारी ईमानदार हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ज़्यादातर संख्या ऐसे अधिकारियों के हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति या अपने विभिन्न रिश्तेदारों के नाम से, नौकरों के नाम से संपत्ति खरीद रखी है। इवन दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम से, आम ग्रामीणों के नाम से बेनामी संपत्ति भी खड़ी कर रखी है। तो ऐसे अधिकारियों से सरकार अगर यह अपेक्षा रखती है कि नियमावली को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारी अपनी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर देंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि 90% ऐसे ही अधिकारी हैं जिन्होंने कहीं न कहीं काली कमाई की है। और ऐसे अधिकारियों से इस प्रकार की अपेक्षा रखना झारखंड की मौजूदा व्यवस्था में कहीं न कहीं हास्यास्पद
हास्यास्पद है। सरकार में बैठे लोग खुद ही यह मानते हैं कि यहाँ भ्रष्ट कार्य संस्कृति हावी रही है और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला रहा है। तो ऐसे में ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को या सरकार को आगे बढ़ करके इस मामले में संज्ञान लेनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के तमाम कार्यों की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि संपत्ति बेनामी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदारों के नाम से हो सकते हैं, जिनके बारे में साबित करना काफी कठिन हो जाएगा कि संपत्ति अमुक अधिकारी के द्वारा खड़ी की गई है, अमुक अधिकारी से संबंधित है। लेकिन यदि कार्यों की जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर यह पता चल जाएगा कि किस किस अधिकारी ने क्या क्या काम किए और किन किन कामों में अनियमितताएं बरती गई। जिन कार्यों में अनियमितताएं बरती गई, यदि उनकी गहनता से छानबीन कराई जाएगी तो यह स्पष्ट हो पाएगा कि उस अनियमितता बरतने के एवज में उस उक्त अधिकारी को क्या कुछ प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर उसकी संपत्ति का विवरण निकाला जा सकता है, उससे वसूला जा सकता है। देखिए, ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है। सरकार में कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक हैं बंधु तिर्की, जो कि बाकायदा अंचल अधिकारियों के, खास करके रांची जिला के अंचल अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और मोर्चा खोलने के पीछे का कारण यही है, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग भी है कि भाई आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी के, इनके कार्य की जांच कीजिए। किस तरीके से जमीन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है भूमाफिया और अंचल अधिकारी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि इतनी सी एक अंगुल जमीन भी गलत रजिस्ट्री हो जाए, जबरदस्ती कब्जा हो जाए, अगर अंचल कार्यालय में इन अधिकारियों की मिलीभगत ना हो। आम आदमी को कितना परेशान होना पड़ रहा है। मैं तो अभी भी सोच करके मैं मतलब आश्चर्यचकित हो जा रहा हूं, परेशान हो जाता हूं कि ठीक है, विष्णु अग्रवाल जैसे आदमी को जब इतने नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं, तो एक आम आदमी, एक अगर दुकानदार जो परचून की दुकान लगाता है, वो दुकानदार अगर कहीं जमीन खरीद ले, हमारे आपके जैसे पत्रकार अगर जमीन खरीद लें पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके, तो हमें कितना दौड़ना पड़ेगा। जी देखिए, इसकी परिकल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से भ्रष्ट कार्य संस्कृति की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में हमारे आपके जैसे लोगों के लिए इस बहुत सपना देखना भी बहुत दूर की कौड़ी है। और यदि हम ऐसा सपना देखते हैं तो यह हमारी गलती होगी, क्योंकि जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, आप अंचल कार्यालयों में चले जाइए। मैं नामकुम अंचल का ही उदाहरण देता हूँ कि यहाँ कुछ दस्तावेज हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। उन रजिस्टरों में जमीन से संबंधित जो विवरणियां हैं, यदि उन्हें ऑनलाइन आप मिलान करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ढेर सारी विषमताएं हैं, ढेर सारी विसंगतियां हैं। अब रैयती जमीन को भी सरकारी जमीन बता दिया गया है, सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें सुधार के लिए भी कहीं ना कहीं नजराने की बात आएगी। बगैर नजराना चढ़ाए कोई काम होता नहीं, जैसा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं और सभी इससे भली भांति अवगत हैं। तो कई बार जानबूझ करके भी ऐसी गलतियां की जाती हैं, ताकि गलतियों को सुधारने के लिए पीड़ित व्यक्ति अधिकारियों के पास, उनके लोगों के पास, जिन्हें हम दलाल कहते हैं, उनके पास पहुंचे, ताकि इसके एवज में भूल सुधार की एवज में भी उससे कुछ न कुछ नजराना वसूला जा सके। तो यही तो यहाँ की कार्य संस्कृति रही है अब तक। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, दो नाम आकाश, खुद को गंभीर बताती है। जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल वसूली के एजेंट हैं। जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रकाश जायसवाल और जितेंद्र शर्मा, ये दो नाम ऐसे हैं जो वसूली के एजेंट हैं। वसूली के एजेंट क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये सीओ साहिबा के लिए काम करते हैं। ये दोनों, इन दोनों का काम यही है कि भाई किस तरीके से, कहां पर कैसे वसूली की जाए सीओ साहिबा के लिए। आकाश जी देखिए, जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल जैसे दलाल सिर्फ नामकुम अंचल में ही हावी हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप जितने भी अंचल कार्यालय हैं वहां चले जाइए तो आप पाइएगा कि वहां कई जितेंद्र शर्मा और कई प्रकाश जायसवाल आपको मिल जाएंगे। नामकुम अंचल में जो सीओ के लिए काम कर रहे हैं उनके नाम जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल हैं, इसलिए इन्हें नामकुम सीओ का दलाल बताया जा रहा है। लेकिन हर अंचल में ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसे दलाल घूमते मिल जाएंगे। आम लोगों का काम आमतौर पर अंचल कार्यालयों में होता ही नहीं है। आम लोगों को अपने काम कराने के लिए जिंदगी भर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। इसलिए मजबूरी में वे दलालों को पकड़ते हैं। दलाल क्योंकि सीधे अधिकारियों के संपर्क में होते हैं, वे सीधे सीधे रिश्वत की रकम तय करते हैं और इसके बाद संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। इसमें निश्चित तौर पर अधिकारियों से लेकर के दलालों तक सभी की हिस्सेदारी होती है। और जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो फिर
संबंधित व्यक्ति का जो अपना काम कराने के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगा रहा होता है उसका काम कर दिया जाता है। और इससे होता यह है कि दलालों की विश्वसनीयता आम लोगों के बीच बढ़ती है। लोगों को लगता है कि इन दलालों की पकड़, इन लोगों की पकड़ अंचल कार्यालय में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तमाम लोग उनके बारे में मौखिक रूप से एक प्रकार से प्रचार हो जाता है। और इस प्रचार का लाभ सीधे सीधे न सिर्फ दलालों को मिलता है बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी मिलता है। अभिषेक। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा की। अब सिर्फ 2 सवाल हैं। सवाल सीओ साहिबा से हैं, जो जवाब सीओ साहिबा को देने हैं। आकाश का बहुत शुक्रिया होगा कि आकाश ने इस खबर को सामने रखा है। सीओ साहिबा, ये 2 करोड़ का खेल क्या है, ये आप हमें बताएं। दूसरी बात, सीओ साहिबा आप बताएं कि आखिर आपने जिस जमीन को खुद कहा कि वो खास महाल नहीं है, अचानक से कुछ दिनों के बाद उसे क्यों कहा कि वो खास महाल की जमीन है? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या विष्णु अग्रवाल के साथ आपकी बात नहीं बनी? क्या 2 करोड़ रुपए की आपने मांग की थी? अगर नहीं की थी तो फिर आपने एक क्लियर जमीन को जबरदस्ती खास महाल घोषित करने की कोशिश क्यों की? उस जमीन की रजिस्ट्री डीड रद्द करवाने की कोशिश क्यों की? क्या आप किसी के इशारे पर ऐसा कर रही थी या फिर आप खुद ऐसा कर रही थी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीओ साहिबा आपको देने होंगे। आपको इनके जवाब देने ही होंगे। और आपको हम एक और बात बता दें कि इंतजार कीजिए आप इसी प्राइम टाइम का, इसी 8 बजे का न्यूज़ 11 भारत आपके कई कच्चे चिट्ठे खोलने वाला है। बहुत सारे कच्चे चिट्ठे, आपका लेन देन किस तरीके से होता था ये भी हम दर्शकों के सामने रखने वाले हैं, बाकायदा सबूतों के साथ। एक एक खुलासा हम यहीं बैठ करके करेंगे, बस इंतजार कीजिए आप। तो झारखंड में अगर सबसे ज्यादा खून बहता है तो वो जमीन के लिए बहता है, ये तो आप जानते हैं, और इसी जमीन पर बहता है ये भी आप जानते हैं। पूरे मामले को आपने देखा, समझा। एक बार और इस मामले को देखिए, समझिए आखिर ये मामला है क्या, किस तरीके से इसमें खेल हुआ है, ये सब समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक जमीन खरीदने से पहले कुछ तथ्यों की जांच करता या कराता है। राज्य के जाने माने कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने भी नामकुम अंचल के पुंगड़ू मौजा स्थित खाता संख्या 93 की जमीन खरीदने से पहले तमाम आवश्यक छानबीन कर ली और तब जाकर जमीन का निबंधन कराया। बिल्कुल इसका छानबीन किया है। पहली बात तो है कि जब ये जमीन हमारे द्वारा जब अप्लाई किया गया था मोटेशन के लिए, उसको यह हवाला देते हुए रद्द किया गया कि इस जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। इसका जब तक ये लंबित मामला का जो है कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जमीन खरीदने के बाद अग्रवाल ने उस जमीन का दाखिल खारिज अपने और अपनी पत्नी के नाम से कराने के लिए नामकुम अंचल में आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि जमीन खास महाल की है। इसमें कहा गया था हम लोगों को कि ये जमीन पर जो है न्यायालय में मुकदमा लंबित है, जिस कारण से अभी तत्काल नहीं हो सकता। निबंधित कराए हैं तो ये जमीन खतियानी मालिक और जो वहाँ पर दखल कब्जा बनाए थे, इन दोनों के सहमति से लिया गया है और दोनों मिल के बेचा है, पैसा भी लिया है हम लोगों से। अब रही बात की खास महल का, तो खास महल का एक लिस्ट होता है जो सरकार के यहाँ है, जो जिसका डिटेल 2011 में है, 2015 में है और 2019 में है। वो तीनों कॉपी का सत्यापन हम लोग सरकारी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त किए हैं। अपनी बातों के समर्थन में अग्रवाल ने 2011, 2015 और 2019 में राज्य सरकार के तरफ से प्रकाशित खास महाल की सूची भी उपलब्ध कराई, जिसमें उनकी जमीन खास महाल की सूची में शामिल नहीं है। जनक कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें गोलमोल भाषा में कहा जाता है कि ये ऊपर से आदेश है, अभी इसमें जांच करेंगे। इस बात को कह करके इसको हमेशा जो है टाल दिया जाता था। ठीक है। अब 7 तारीख को हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें झारखंड के वरीय अधिकारी लिखते हैं कि 7 बार इसका जो है कि हम लोग रिमाइंडर भेजे हैं
और डीसी सर को, और इसका कोई भी जवाब नहीं अभी तक प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें 8 जनवरी को ही इस लेटर के माध्यम से, आप देखें इसको, इस लेटर के माध्यम से विवरण जानकारी दिया जा चुका है कि इस जमीन का जो निबंधित हुआ है वह बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। क्या लिखा हुआ है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है वो हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रश्नगत भूमि के खास महल भूमि होने का तथ्य जिला अवर निबंधक रांची को विधिवत समसूचित नहीं है। विष्णु अग्रवाल के मुताबिक उपायुक्त रांची ने जनवरी 2020 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जमीन का निबंधन गलत तरीके से नहीं किया गया है। जांच के बाद खास माल पदाधिकारी ने भी लोकायुक्त को पत्र प्रेषित कर बताया कि संबंधित जमीन खास महाल की नहीं है। सिविल वाद का फैसला भी विष्णु अग्रवाल के पक्ष में है, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। में जानकारी न देते हुए गोलमोल भाषा में ये बताया गया हमेशा कि ऊपर अधिकारी का इंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इस बीच में हमें पता चला 7 तारीख को कि 7 बार रिमाइंडर दिया गया है उपायुक्त महोदय को इस रजिस्ट्री के विषय में जांच के संदर्भ में, जिसका कोई जवाब प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि 8 जनवरी 2020 को ही इसका जवाब उपायुक्त महोदय सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को समर्पित कर चुके हैं। जब सारे दस्तावेज विष्णु अग्रवाल के पक्ष में हैं, वैसी स्थिति में उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाना आश्चर्यजनक है। बहरहाल मामले की पेचीदगियां अब बढ़ती चली जा रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, पर ब्रेक के बाद फिर कुछ और खबरों पे हम नजर डालेंगे। कहीं जाइएगा मत, बने रहें न्यूज़ 11 भारत के साथ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, धुआं तो जहर है ही, हम इंसानों के लिए तो होता ही है, लेकिन फसल के लिए कैसे ये जहर है, इसे आपको हम अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। गोला के कुसुमडीह स्थित फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। फैक्ट्री के बगल में ही शिक्षा का मंदिर है। प्लांट का धुआं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुसुमडीह और आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण से आसपास फसल भी बर्बाद हो रही है और साथ ही लोगों को एलर्जी जैसी बीमारी भी हो जा रही है। पर विभाग देखिए पूरी तरह आंखें बंद है, विभाग सोया हुआ है। विभाग पूरी तरह से इन प्लांट्स पर मेहरबान है। ये रिपोर्ट देखिए आप। कुसुमडीह स्थित फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं धीरे धीरे लोगों की जान ले रहा है। स्थानीय लोगों को एलर्जी, आंख की परेशानी और टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। इतना ही नहीं, प्रदूषण विभाग प्लांट प्रबंधक पर पूरी तरह मेहरबान है, जिस कारण सभी मानकों को नजरअंदाज करने के बावजूद ये फैक्ट्री लगातार संचालित हो रही है। जो है सिलाज फैक्ट्री है जो कुसुमडीह में, उससे प्रदूषण बहुत निकल रहा है। उस प्रदूषण के लेके स्कूल के बच्चा को बीमार कर रहा है धुआं से, प्लस जो खेती अगल बगल में जो लगा रहा है उसमें जो जाके होना डस्ट बैठ रहा है। इसके लिए आवेदन भी हम लोग लिखे थे स्कूल से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं न सिर्फ इन्हें नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि इनकी रोजी रोटी पर भी आफत ले आया है। धुएं का साग सब्जियों पर दुष्प्रभाव साफ दिखता है। साग सब्जी अलुआ है सब पत्ते काला हो जाता है, और भी जितना है साग में भी काला होने पर हम लोग धोते हैं तो एकदम पूरा करिया हो जाता है। जैसे पानी भी है तो काला हो जाता है पानी, जैसे पोखर है तालाब है इस सब में है से काला हो जाता है। गरू पानी पीता है तो उसमें भी हम लोग का दिक्कत हो जाता है। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए विभागीय कार्रवाई की बात कही है। तो भी प्लांट है जो कि यहाँ पर एक पोल्यूशन का एक कारण बना हुआ है कि कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ की
पॉल्यूशन कंट्रोल फैन ये लोग चलाते नहीं हैं, पूरी तरह से डस्ट ये लोग उड़ाते हैं, जिससे कि आए दिन यहाँ की जो फसल है वो बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीणों की काफ़ी शिकायतें भी आती हैं, जिसको लेकर के एक लिखित में भी मेरे पास ज्ञापन आया है, जिसको लेकर के मैंने भी संज्ञान में लिया और इसकी शिकायत मैंने ऊपर के अधिकारियों को भी किया है और इस पर कार्रवाई भी होगी। और बहुत जल्द यहाँ पर निवेदन समिति की टीम विधानसभा स्तर से या फिर पर्यावरण पॉल्यूशन की टीम वो बहुत जल्द यहाँ पर आ रही है ये जांच के लिए, और जो भी इस पे दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। जहरीला धुआं उगलने वाले ऐसे प्लांट पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए पर्यावरण और ग्रामीण लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना ठीक तो नहीं। गोला से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। निरसा के मुगमा खदान में लापता 2 मजदूरों के 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। आज ईसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल बी वीरा रेड्डी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। बता दें कि खदान में अचानक पानी भर जाने से 2 पंप ऑपरेटर डूब गए थे। एनडीआरएफ की टीम को बचाव में लगाया गया है। रेस्क्यू टीम भी वहां लगी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। की दीवार तोड़कर इन सुरंगों में घुस सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तमाम सुरंगों के वर्कर्स की जान खतरे में। ये तस्वीर फिल्म काला पत्थर की थी, लेकिन निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया की खुदिया कोलियरी में पीपीसी अंडरग्राउंड माइन मजदूरों के लिए कुछ इसी अंदाज में खतरा बन गई। 5 दिन हो चुके हैं, 2 मजदूरों का अब तक पता नहीं है, वो अंदर ही फंसे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कभी विधायक पहुंची, कभी डायरेक्टर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलता रहा, पर अब तक नतीजा वही है। अधिकारियां तो कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग पूछ ही नहीं रहा है कि कुछ समाचार भी दे तो ठीक लगेगा। यहाँ पे बैठे हुए 4 दिन से एकदम लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ ही लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ बैठ के मेरी माँ रो रही है। यहाँ पे लोग ठीक लग रहा, बताइए तो। मानिक बावरी मेरे पापा है। वो प्रेशर थोड़ा मम्मी प्रेशर है, उतना दिन से संभाल कर रखी थी, अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है 4 दिन से। देखिए यहाँ का तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी करेगा वो लोग तो हम लोग नहीं कर सकते। ये कोयले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उगल देता है। फिल्म काला पत्थर तब आई थी जब निजी हाथों से कोयला खनन को छीना ही गया था। बात नई थी, पर आज भी कहानी कुछ वैसी ही है। पहले प्रॉफिट के लिए जान जाती थी। फ्री की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। अब जान लापरवाही के कारण जाती है। खैर अब तो बस एक ही जवाब है, रेस्क्यू जारी है। किए जा रहे हैं और सारे लोग अपने साथी की जान बचाने के लिए लगे हुए हैं और काम बहुत तेज़ी से, लेकिन अंडरग्राउंड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम फास्टेस्ट स्पीड से किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग जो हमारे साथी ट्रैप्ड हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निकाल दें। टोटल जो गैलरी है फ्रॉम इधर इस साइड से लेकर वेस्ट साइड तक पूरा पानी भरा हुआ है। ये तो हम लोग का कुछ पता नहीं चला। अभी पंपिंग जो चल रहा है, नीचे पानी घट रहा है, इधर भी ड्राइवर आने का बात चल रहा है, हो सके आएगा तो लोग का कुछ अनुसंधान किया जा सकता है। ये नीचे वाला 3 पंप चालू है, ऊपर में 1 पंप बैठने के लिए जा रहा है, यार एक बड़ा पंप आ रहा है। कोयला झारखंड की सबसे बड़ी संपदा है। झारखंड के अर्थ के ऋण पर ऋण के ऋण ये मजदूर है, और इसी ऋण के लिए सिर्फ बात होती है।
उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से राजेश की रिपोर्ट। जमशेदपुर में जुगसलाई के स्टेशन रोड में उस समय हंगामा मच गया जब एक मिठाई दुकानदार ने डॉक्टर की टाइमिंग पूछने पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी और उनकी पगड़ी भी खोल दी। वहीं आक्रोशित भीड़ ने मिठाई दुकानदार की जमकर पिटाई की। फिलहाल पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमशेदपुर के स्टेशन रोड स्थित नारायण मिष्ठान भंडार के बिल्डिंग में ही डॉक्टर विजय अग्रवाल का क्लिनिक है। क्लिनिक बंद देख एक सिख बुजुर्ग ने नारायण मिष्ठान भंडार के संचालक से डॉक्टर के आने का टाइमिंग पूछा, जिस पर मिठाई दुकानदार भड़क गए और दोनों के बीच तू-तू-मैं हो गई। और देखते ही देखते दुकानदार और उनके परिवार के सदस्यों ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। जहां लहूलुहान बुजुर्ग मिठाई दुकान के बाहर ही सड़क पर लेट गए और दुकानदार का विरोध करने लगे। देखते ही देखते सिख समाज के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर छुटी और मिठाई दुकानदार और उसके परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई कर डाली। वही जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। इस दौरान आरोपी मिठाई दुकानदार को पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले आए। हम डॉक्टर हम बोला हम कम सुनते हैं, थोड़ा जोर से मिठाई। फिर हमको बोला कि 11-12 बजे आएगा। तो उसके बाद हम आ गए स्कूटर अपना गाड़ी लेके। हम बोला चलो 11-12 बजे आएंगे। 11 बजे हम जैसे ही नीचे उतरते हैं, उसका लड़का आया, तगड़ा ऐसा है, एकदम हमको मौका ही नहीं दिया। हाथ ऐसे मारने लग गए जैसे हम डकैती करके आ रहे हैं। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और मिठाई दुकानदार लाल गुप्ता और उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वही आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी तरह पुलिस ने दुकानदार को जीप में बैठाया, जहां आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। लोगों को दोबारा बताया गया कि एक पब्लिक आए थे नारायण भंडार में, किसी डॉक्टर का पता पूछ रहे थे। उसी बात को लेकर दोनों मकसद हुआ। उसमें कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो कुछ लोग इकट्ठा होकर मारपीट कर रहे थे। तो किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? 2 लोग हम लोग लिए हिरासत में लिए, पूछताछ कर रहे हैं, अगली कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रवीण की रिपोर्ट। आयुर्वेद चिकित्सकों को 120 तरह की सर्जरी करने का अधिकार सरकार ने पहले ही एक गजट में कर दिया है। एलोपैथी डॉक्टरों को आखिर किस बात पर ऐतराज है, इसको जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। तो इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर एलोपैथिक डॉक्टरों को दिक्कत क्या है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. मिश्रा के मुताबिक महर्षि सुश्रुत ने दुनिया को शल्य कला सिखाई। सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया और इस पे हम लोग को एग्रेसिव होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, सर्जरी पढ़ना चाहिए। वही एक आयुर्वेद में अधूरा था आज के मॉडर्न युग के आयुर्वेद के चिकित्सकों का। एलोपैथिक सर्जन होकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कर रहे डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक विदेशों में ऐसी 50 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है जहां इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट है और दुनिया की सभी चिकित्सा पद्धतियों को मिला जुलाकर पढ़ाया जाता है। मकसद तो रोगी को ठीक करना है। कंप्लीट नहीं है। कुछ चीजों का इलाज एलोपैथ में अच्छा होता है, कुछ चीजों का इलाज आयुर्वेद में अच्छा होता है और कुछ का होम्योपैथ में, और कुछ योग से ठीक हो जाते हैं। जब हम विभिन्न ज्ञान की विधाओं को, नॉलेज सिस्टम्स को जोड़ते हैं और जोड़कर एक निर्णय लेते हैं कि ये बीमारी में सर्जरी जरूरत है, तो एलोपैथ का रोल आ जाता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आजमा, सफ़ेद दाग, चमड़े की बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां एलोपैथ से बेहतर चिकित्सा दूसरी पैथी में, आयुर्वेद का मैं चूँकि जानकार हूँ तो आयुर्वेद में मैं देखता हूँ कि उससे बेहतर चिकित्सा हो जाती है। एलोपैथिक डॉक्टरों को इस बात पर ऐतराज है कि सदर अस्पताल में उनके साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों का इलाज न करें। अगर सरकार चाहे तो आयुर्वेदिक अस्पतालों में सर्जरी का इंतजाम कर सकती है। सभी प्रकार के चिकित्सा विज्ञान की अपनी अपनी अहमियत है। महर्षि सुश्रुत के चाहने वाले आयुर्वेद के लोग कहते हैं कि सर्जरी भारत ने दुनिया को सिखाई है, और एलोपैथी के लोग कहते हैं कि सरकार लोगों को मुन्ना भाई MBBS बनने के लिए प्रेरित न करे। चीज़ें उलझ रही हैं और मकसद भटक रहा है। कैमरामैन राजा के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। मिक्सोपैथी के विरोध का जबरदस्त असर लौह नगरी जमशेदपुर में भी देखने को मिला। उम्मीद लगाएं मरीज अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।
आईएमए के हड़ताल की वजह से ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल पहुंचे ही नहीं। जो आए भी उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी तक खुद को सीमित रखा। मरीज गिड़गिड़ाते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब टस से मस न हुए। एक रिपोर्ट देखिए। जिद है, ये कैसा दबाव है, ये कैसा विरोध है। गरीबों और ग्रामीणों तक आसान और त्वरित चिकित्सा सेवा पहुंचाने की सरकारी कोशिशों के खिलाफ चिकित्सा करने वाले ही विरोध में उतर आए। उस पर आरोप ये कि इससे डॉक्टरों की साख पर बट्टा लगेगा, लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, ये मरीजों की जान से खिलवाड़ जैसा है और सबसे बढ़कर ये मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन है। केंद्र सरकार के आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के इस फैसले पर आईएमए ने आपत्ति जताई और एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर चले गए, जिसका असर यह हुआ कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई। जानकारी के अभाव में मरीज आ रहे थे और अस्पताल कर्मी इलाज की बजाय हड़ताल और हड़ताल की जानकारी दे रहे थे। बच्चा को दिखाने के लिए इसका दिमाग कमजोर है ना, तो इतना दूर से बहुत मुश्किल से ही आता है गाड़ी में, तो बहुत दिक्कत से इसको लाए और यहाँ पर देख रहे हैं कि बंद है। मिक्सोपैथी के विरोध में लौह नगरी के निजी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल है, लिहाजा मरीजों को वहाँ भी राहत नहीं मिली। इन अस्पतालों में भी इमरजेंसी या कोविड से जुड़े मामले में ही डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे। स्लिप बना लिए हैं लेकिन डॉक्टर अभी आए नहीं हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। हड़ताल तो है, कहीं कहीं पर खाली एक ठो स्टाफ बैठी हुई है। हड़ताल का तो मुझे मालूम नहीं था कि आज हड़ताल है। अब हम आपको बताते हैं कि आयुष मंत्रालय के इस फैसले से आईएमए क्यों नाराज है और इस फैसले में क्या है, हंगामा क्यों है बरपा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी सीसीआईएम ने 20 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विनियम 2016 में संशोधन किया गया। नई अधिसूचना के तहत आंख, कान, नाक और गले से जुड़ी 19 सर्जरी की अनुमति दे दी गई है। नए नियम के मुताबिक अब आयुर्वेदिक डॉक्टर 58 तरह की सर्जरी कर पाएंगे। 58 तरह की सर्जरी में 39 जनरल सर्जरी है, जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में शल्य कहा जाता है, जबकि 19 तरह की सर्जरी आंख, नाक, कान और गला से जुड़ी है, जिसे शालक्य कहा जाता है। जैसे ही सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर अधिसूचना आई, आईएमए बुरी तरह से बिफर पड़ा। उसे डॉक्टर की वैल्यू और वैल्यू फॉर मनी याद आ गई, क्योंकि अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए आम लोग बड़े अस्पतालों का रुख तो करेंगे नहीं, हालांकि उनकी चिंता के भी अपने कारण हैं और वो भी जायज है एक हद तक। वैद्य होते हैं आयुर्वेदा के, उनको आप बैक डोर से मॉडर्न मेडिसिन को हाईजैक करते हुए उनको आप सर्जरी करने का परमिशन दे रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आगे चल के ये लोग कॉम्प्लिकेशन करेंगे, पेशेंट की मृत्यु होगी, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एमबीबीएस चिकित्सक को सर्जरी की सघन ट्रेनिंग मिलती है 10 से 12 साल की, उसके बाद वो सर्जरी कर पाता है, और आप चाह रहे हैं कि वैद्यों को आप सर्जरी करने दें? आप चाह रहे हैं कि एक कार ड्राइवर, टेम्पो चालक को सीधा आप एयरलाइन का पायलट बना दें? फाइनल व्यू। बहरहाल डॉक्टरों की इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर तो पड़ा और वो सरकार पर आगे भी दबाव बनाते रहेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद गांव देहात में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों के मुकाबले कम से कम सर्टिफाइड आयुष डॉक्टरों पर भरोसा तो किया ही जा सकता है, वो भी तब जब धरती के ये भगवान ग्रामीण इलाकों में अपनी कृपा बरसाने से हमेशा कतराता नजर आता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। अब 6 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी। एक रिपोर्ट देखिए आप। सजा याफ्ता लालू यादव के मामले की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
ऐसे में लालू प्रसाद का ये साल जेल में ही बीतने वाला है। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलने के कारण उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। वहीं सीबीआई द्वारा भी कुछ निजी कारणों से समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया। मामले में अगली सुनवाई 2021 के जनवरी में होगी। सबसे भी और सीबीआई के जो अधिवक्ता थे उनकी मदर का डेथ हो गया है, तो उनके तरफ से भी समय याचना की गई थी और हमारे तरफ से भी की गई थी। और उसमें हम लोग कुछ सर्टेन लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स का सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो अभी तक नहीं मिला है। तो अगले हफ्ता तक उम्मीद मिल रहा है, तो हम लोग ने 6 हफ्ता का समय अभी मांगा था। हाँ, नेचुरली उसमें टाइम लग रहा है अभी कोरोना में, तो उसमें मिल जाएगा। अगला हफ्ता तक उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगा, नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में मिलेगा। इसलिए हम लोग सेफ साइड में 6 हफ्ता का ही टाइम ले लिए हैं। अगले साल लालू जी की डेट हो सकती है। जी, नेचुरली अब 5 ही दिन कोर्ट है आज। 6 हफ्ते तक सुनवाई टलने के बाद लालू यादव के समर्थकों में निराशा दिखी। आरजेडी प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने कहा कि इस साल लालू यादव को जेल पे ही बिताना पड़ेगा। ऐसे में कार्यकर्ता और उनके समर्थक काफी निराश हैं। न्यायालय पर विश्वास करके हमने ये पूरी उम्मीद की थी कि आज मिल जाएगी उनको बेल, पर क्योंकि ये लीगल प्रोसीडिंग्स है, मे बी इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे या कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे जिसकी वजह से ये सुनवाई टाली गई है। तो स्टिल वी आर होपफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम, और वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। फॉर द नेक्स्ट टाइम वी आर होपफुल कि अगली बार जरूर मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई करना है हमें, तो इसी के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। इसीलिए ना हम लोगों ने समय लिया है कि भैया हम अपना सर्टिफाइड कॉपीज ले आए, तो वो मैटर को और सैंग्विन कर दे और जेन्युइन कर दे, दिखा दे। बहरहाल इस वर्ष तो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो तय है। अब देखना है कि लालू यादव के लिए 2021 सुखमय होगा या फिर ऐसा ही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर का पद ग्रहण समारोह पार्टी कार्यालय में आयोजित हुआ। इस दौरान आरती कुजूर ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी का संघर्ष और तेज होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में आम कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। एक रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आरती कुजूर को नियुक्त किया। ये नियुक्ति जुलाई महीने में ही हुई थी, लेकिन अब जाकर आरती कुजूर का विधिवत पदभार ग्रहण समारोह हुआ। प्रदेश कार्यालय में पार्टी की महिला सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उनकी कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया। आरती कुजूर ने कहा कि अगर इस सरकार में महिलाओं पर हिंसा इसी तरह होती रहेगी तो महिला मोर्चा लगातार आंदोलन करेगा। उन्होंने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संगठन का भी आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर ना वंश न परिवारवाद चलता है। इसमें कार्यकर्ता, कोई भी साधारण कार्यकर्ता किसी भी पद पर वो आ सकते हैं, कोई भी पद पर वो आसीन हो सकते हैं और काम कर सकती है, जवाबदेही पूरा कर सकती है। महिला मोर्चा की निवर्तमान अध्यक्ष आरती सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्हें भी बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। आरती सिंह नई प्रदेश कमेटी में महिला मोर्चा की प्रभारी बनी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के नाते महिला मोर्चा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। कि हमेशा ही एक जवाबदेही रहती है और उस जवाबदेही को पूरी ईमानदारी के साथ पूरी भी करती है। पहले हम सरकार में थे तो बड़ी मजबूती के साथ महिला मोर्चा का काम भी किए और बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे। उसी प्रकार से आज हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में जितनी जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए महिला मोर्चा तत्पर रहेगी। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से महिला मोर्चा के सदस्य शामिल हुई। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू भी शामिल हुए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में 29 दिसंबर को नई पर्यटन नीति की घोषणा होगी। नई पर्यटन नीति को 2 भागों में तैयार किया जा रहा है। नई पर्यटन नीति में इको टूरिज्म के साथ साथ हेल्थ, हेरिटेज, रिलीजियस टूरिज्म, विलेज टूरिज्म तक शामिल है। इतना ही नहीं, पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिहाज से भी कार्य किए जाएंगे। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड में उद्योग विस्तार पर हेमंत सोरेन सरकार की विशेष नजर है। बड़े उद्योग घरानों को राज्य में आकर्षित करने और बड़े उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। राज्य में बड़ी संख्या में बंद लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ाएगी। सीएम ने शुक्रवार को उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन विभाग के काम का लेखा जोखा लिया और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ पर्यटन था
दूसरी तरफ उद्योग था। ये तस्वीरें आप देखिए इस समीक्षा बैठक की, पर्यटन को लेकर के नई पॉलिसी, उद्योग को लेकर के नई पॉलिसी, एक रिहाइश करने की कोशिश है जो पॉलिसी चल रही है उसे लेकर के, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म और साथ साथ में उद्योग की पॉलिसी का बदलाव। तो यानी जाहिर सी बात है, अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार के स्रोत बढ़ेंगे। अगर उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार, तो जाहिर सी बात है ये दो ऐसे फील्ड्स हैं जिसको लेकर के झारखंड सरकार की समीक्षा बैठक में आज बातचीत हुई। फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का दो तरीके से है। एक तो कि जो बड़े उद्योग हैं उन्हें निश्चित रूप से झारखंड आकर्षित किया जाए, उन्हें बुलाया जाए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में झारखंड को प्रमोट किया जाए। और दूसरा कि जो लघु और कुटीर उद्योग हैं जो झारखंड के अपने हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं जो अपने से स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहते हैं, उसको बड़े रूप से बढ़ावा दिया। जो नया टूरिज्म पॉलिसी आ रहा है वो टूरिज्म पॉलिसी दो तरह से डिफरेंट है पुरानी पॉलिसी से। एक तो इसमें टूरिज्म के कई तरह के आयाम बताए जा रहे हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, उसके अलावा वेलनेस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटअवेज, हेल्थ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, कल्चर एंड फूड टूरिज्म। तो कई तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना, जैसे अगर रिक्रिएशन पार्क और एंटरटेनमेंट जोन्स हैं उसको भी टूरिज्म है। अगर कोई अलग तरह के रिलीजियस प्लेसेस की यात्रा के लिए आ रहा है वहाँ पर भी टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम इसको एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह के वेन्यू के रूप में डेवलप करना चाहें, अगर कहीं पे कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करना चाहें, रूरल कल्चर या जैसे एक चौकीधानी है जयपुर में या उस तरह का नीमराना है, उस तरह का अपना डेवलप करना चाहें तो उसको काफ़ी प्रमोट किया जाएगा। प्लस टूरिज्म। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग की भी समीक्षा की है। परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए हैं। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है, अनलॉक के बाद राजस्व में तेजी आई है। तो परिवहन विभाग की भी समीक्षा हुई है और इस समीक्षा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभाग को लेकर कई निर्देश दिए हैं। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि देखिए अब राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि लॉकडाउन के बाद यानी कि अनलॉक जो हुआ, अनलॉक के बाद अब राजस्व में तेजी आई है। विभाग की समीक्षा सीएम के अध्यक्षता में हुआ और परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है राजस्व संग्रह में। और अभी तक जो लॉकडाउन था, संपूर्ण लॉकडाउन, उस समय तो इस काम में बाधा तो पहुंचा नहीं हो सका। अब ये जुलाई 15 के बाद से ही इस काम शुरू हुआ और उसको और प्रगति करना है, वो सारी बात हुआ है। और सीएम निर्देश दिया हर पहलू पर कैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, यही चीज़ निर्देश दिया गया। कितना परसेंट हुआ है दादा? देखिए ये भी आपका हम समझते जुलाई अंत से शुरू हुआ, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ लेकिन प्रोग्रेस में है। पिछले बार की अपेक्षा कितना? पिछले बार तो आपका साल ये है ना, अभी तो आपका लॉकडाउन में भी आपको प्रभावित किया। 50% का नुकसान लगभग अभी तक का जो नहीं, उसको आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ा रहा है। आपका जुलाई अंत से शुरू हुआ है, अब वो प्रोग्रेस पर है, अब उसको और थोड़ा गति देना है, ये सुझाव आया। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।